ओबेसिटी क्या है, मोटापा क्या है? प्रैक्टिकली आप सिर से लेके पाँव के नाखून तक हर बीमारी मोटापा कर सकता है। किसी पेशेंट को किडनी की प्रॉब्लम थी और उसकी जड़ क्या निकली। अब हम पूरे पीछे बैकग्राउंड में पूरी हिस्ट्री लेते हैं तो पता लगे साहब शुरू से मोटापा था। कि माँ बाप आने लगे कि डॉक्टर साहब बेटा है ना मोटा हो रहा है, बताइए क्या करें। ओबीज होना, ओवरवेट होना, ये कितना फर्क है? क्या ये एक ही बात है? नहीं, अगर मैं ओबेसिटी की बात करूँ तो सबसे कम मिलेगी वेगन्स में। इन्फ्लेमेशन जो है वो क्या चीज़ है और किस तरह से वो ओबेसिटी में कंट्रीब्यूट करती है? जो ओबेसिटी है वो मेल में ज़्यादा है, फैट फीमेल में ज़्यादा है। यानी घी खाना बुरा नहीं है? सिगरेट स्मोकिंग का इन जनरल डायरेक्ट रिलेशन नहीं है ओबेसिटी से। क्या मोटापे से कैंसर भी होता है? चाहे वो ओवेरियन कैंसर हो, चाहे वो थायराइड कैंसर हो, चाहे वो पेंक्रियाटिक कैंसर हो, मल्टीपल साइट्स है। और एक आपने बात कही थी सर्जरी की, तो क्या इस तरह की सर्जरीज भी होती हैं? रील्स देखते होंगे इंस्टाग्राम पे, एक रील जो अक्सर घूमते फिरते मेरे पास आती है हर जगह से, कि सुबह सुबह उठ के गर्म पानी में जीरा मिला के पी लीजिए आप, सुबह सुबह उठ के गर्म पानी में आप हल्दी मिला लीजिए। मैं हमेशा सबको एक ही बात कहता हूँ कि भाई तुम मेहनत से बचना चाहते हो। 4 मार्च ये वो दिन है जिसे वर्ल्ड ओबेसिटी डे के तौर पर मनाया जाता है। मगर क्यों जरूरी है ये दिन? क्योंकि हालिया आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में हर 8 में से एक व्यक्ति ओबेसिटी यानी मोटापे से पीड़ित है। 1990 से अब तक एडल्ट्स में मोटापा 2 गुना और किशोरों में 4 गुना तक बढ़ चुका है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO, हर साल 2.8 मिलियन लोग इसी मोटापे और ओबेसिटी की वजह से अपनी जान खोते हैं। और चिंता ये भी है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आज से कुछ साल बाद एक ऐसा आदमी ढूंढना आसान होगा जिसके पास 8 करोड़ रुपए हों, लेकिन एक ऐसा आदमी ढूंढना बहुत मुश्किल जो कि फिट हो। नमस्कार, मैं हूं मानव देव रावत और ये है आज तक रेडियो का हेल्थ पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर, जहां आज मोटापे यानी ओबेसिटी पर बात होगी। क्यों है ये खतरनाक? क्यों इसे WHO ने ग्लोबल पेंडेमिक बताया है? इसकी रोकथाम के लिए खान पान और एक्सरसाइज का कितना रोल है? जिम कितना इफेक्टिव है? क्या इससे पीड़ित लोग बिना खाना पीना छोड़े और बिना स्ट्रिक्ट डाइट पर जाए इसे ट्रीट कर सकते हैं? और क्या टाइट स्केड्यूल में काम करने वाले लोग भी इस पर जीत पा सकते हैं? सवाल बहुत सारे हैं, इसलिए हमारे सामने जो डॉक्टर हैं वो भी उतने ही एक्सपीरियंस्ड हैं इस विषय में। इस प्रॉब्लम को उतना ही गहराई से समझते हैं। मेरे सामने हैं डॉक्टर सुमित अग्रवाल, फरीदाबाद में मौजूद सर्वोदय हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन के हेड है और डायरेक्टर है। डायबिटीज़ और र्यूमेटोलॉजी में इनकी एक्सपर्टीज़ है, 21 साल का एक्सपीरियंस है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। और सर, जब भी बात मोटापे की आती है तो मोटापा एक ऐसी चीज़ है जो कि आप जहाँ नज़र फिराएं वहाँ देखने को मिलता है, लेकिन ये एक तरह से इसका कोई इलाज कराना स्पेसिफिक नहीं आता है ना? जैसे मैं जितना समझ पाता हूँ, जब पेशेंट्स भी आपके पास आते हैं तो वो स्पेसिफिकली इस चीज़ का इलाज कराने नहीं आते होंगे कि डॉक्टर साहब मोटापा हो गया, इलाज कर दीजिए। कुछ अलग अलग डिसीज़ेज़ होती हैं जिनके चलते लोग आप तक पहुँचते हैं और आप डायग्नोज करते हैं कि इसका मेन कारण मोटापा है। तो ओबेसिटी क्या है, मोटापा क्या है और ऐसी कौन सी बीमारियाँ हैं जिनको लेकर लोग आपके पास आते हैं? पहले देखिए, अगर हम बिल्कुल एक लेमन लैंग्वेज में बात करें कि ओबेसिटी क्या है, मोटापा क्या है। मोटापा है जस्ट एक्सेस फैट एज़ कम्पेयर टू भी आपका हाइट क्या है, आपकी एज क्या है। एक क्राइटेरिया है कि भी आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट इतना होना चाहिए। अगर आपका वेट उससे ज़्यादा है तो दैट इज़ ओबेसिटी। अगर आपका फैट जितना आपके हाइट के हिसाब से होना चाहिए, एज के हिसाब से होना चाहिए, जेंडर के हिसाब से होना चाहिए, अगर वो ज़्यादा है तो वो मोटापा है। इन जनरल हमारे मेडिकल लैंग्वेज में हमने कुछ क्राइटेरिया बना रखे हैं जिसके बेस पे हम कहते हैं कि यू आर ओबीज, ओबेसिटी कि एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम यूज़ करते हैं बॉडी मास इंडेक्स BMI, विच इज़ कैलकुलेटेड एज वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाई हाइट इनटू हाइट का स्क्वायर मीटर्स इन मीटर्स। तो इससे हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें इन जनरल अगर मैं आपने मुझसे एक सवाल किया कि भाई लोग नहीं आते, सही कह रहे हैं, लोग मोटापे को लेकर हमारे पास नहीं आते हैं क्योंकि वो मोटापा को बीमारी नहीं माना जाता। इसको हम एक स्टिग्मा मानते हैं कि यार मैं दिखने में मोटा हूँ, क्या करूँ। तो आदमी आजकल का जो चलन है सबसे ज़्यादा कि थोड़ा समझदार हुआ, चलो यार मैं रनिंग शुरू करता हूँ, मैं वॉकिंग शुरू करता हूँ। मैक्सिमम जो यंग जनरेशन है कि हम जिम जाना शुरू करते हैं, द वे ऑफ एक्सरसाइज। तो हमारे पास कभी भी लोग मोटापा लेके नहीं आते।
दूसरा, हमारे पास जो लोग आते हैं जिन चीज़ों को लेके, कि मोटापे से अगर मैं बात करूं कि आपने पूछा क्या हो सकता है, कि क्या बीमारियां आ सकती है, तो प्रैक्टिकली आप सिर से लेके पाँव के नाखून तक हर बीमारी मोटापा कर सकता है। कि भी आपको मोटापा, हमारे पास जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स आती है कि पेशेंट आते हैं हेडेक लेके आते हैं, कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस फूल रहा है डॉक्टर साहब, मेरे को थकान रहती है, मेरा स्टेमिना कम हो गया है, ये चीज़ लेके आएंगे। क्यों? मोटापा है, आपका स्टेमिना कम होगा, आपके लंग्स अफेक्ट होंगे, आपके हार्ट पे लोड आएगा। जब हम चेक करते हैं तो किसी का ब्लड प्रेशर निकलता है, किसी का स्टेमिना कम निकलता है, किसी की लंग कैपेसिटी कम निकलती है, किसी के हार्ट पे लोड निकलता है। और अगर हम और आगे फर्दर बढ़ते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, तो वो डायबिटीज़ भी निकल सकती है, प्री डायबिटिक स्टेट भी निकल सकती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मोटापा कर सकता है। लेकिन पेशेंट हमारे पास ज़्यादातर ओपीडी में जो आते हैं, मैं कहूँगा कि 70-80% इन प्रॉब्लम्स को लेकर आते हैं जो ओपीडी में आते हैं। फिर हम बात करें कि हमारे पास जो पेशेंट एडमिट होते हैं, सपोज एक पेशेंट एडमिट हो गया, रेस्पिरेटरी फेलियर में एडमिट हो गया, हार्ट अटैक में एडमिट हो गया, ब्रेन स्ट्रोक में एडमिट हो गया, किडनी फेलियर में एडमिट हो गया, शुगर बढ़ी हुई है उसमें एडमिट हो गया। अब अगर हम इसकी जड़ में देखें कि भी किसी पेशेंट को किडनी की प्रॉब्लम थी और उसकी जड़ क्या निकली, अब हम पूरे पीछे बैकग्राउंड में पूरी हिस्ट्री लेते हैं तो पता लगे साहब शुरू से मोटापा था, फिजिकल एक्टिविटी थी नहीं, घर में डायबिटीज़ की हिस्ट्री थी, घर में मीठा वगैरह खूब चलता था, खूब घी तेल पूरा अच्छा खाना चलता था, कभी एक्सरसाइज करी नहीं तो शुगर हो गई, उस पर भी ध्यान नहीं दिया, कभी डॉक्टर को दिखाया, दवाई दी, दवाई प्रॉपर ली नहीं, शुगर बढ़ती चली गई, उसने धीरे धीरे किडनी पे इफेक्ट डाल दिया, तो आज हम आईसीयू पहुंच गए। तो हर चीज़ मतलब एक कॉन्सिक्वेंसेस है कि एक चीज़ दूसरे को, दूसरी तीसरे को, तीसरी चौथे को बढ़ाती चली जाती है। इसलिए ये कॉमन प्रॉब्लम्स है जिनको लेके पेशेंट हमारे पास आते हैं, पर डेफिनेटली मोटापा को लेके बहुत कम आते हैं। हाँ, अब ये एक जागरूकता आई है कि माँ बाप आने लगे कि डॉक्टर साहब बेटा है ना मोटा हो रहा है, बताइए क्या करें। तो उनको जो हम अपनी तरफ से कि भी जो सजेशन दे सकते हैं उनको देते हैं, कि अगर आप चाहें तो मैं इस वक्त भी बता सकता हूँ कि अगर आप पेशेंट मोटा है तो हम उसमें क्या सजेस्ट करते हैं। डू यू वांट आई शुड टेल? आएंगे इस पे भी धीरे धीरे। और लेकिन एक सवाल मेरा बहुत जो कॉमन, मुझे भी पहले कन्फ्यूजन था और मैंने नोटिस किया कि ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूजन इस बात पे होता है कि दो टर्म्स हैं, एक ओबीज होना, एक ओवरवेट होना। तो ओबीज होना, ओवरवेट होना, ये कितना फ़र्क है? क्या ये एक ही बात है, क्या ये अलग अलग बातें हैं? तो देखो, इसमें हमारे क्राइटेरिया हैं। हमारे क्राइटेरिया जैसे मैंने आपको बताया कि मोस्ट कॉमन हम BMI लेते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। इसके साथ में हम स्किन फोल्ड थिकनेस ये भी लेते हैं, फैट मेजरमेंट ये भी लेते हैं, डेक्सा स्कैन से भी देखते हैं। तो कई क्राइटेरिया जिसमें मोस्ट कॉमन हम बॉडी मास इंडेक्स लेते हैं, BMI। तो BMI की रेंज है। अगर इंटरनेशनल गाइडेड मैं गाइडलाइन में देखूं तो इफ़ वी गो, अगर आपकी BMI 21 से 24.9 है, यू आर ओवरवेट। लेस देन 21 यू आर नॉर्मल। 21 to 24.9 यू आर ओवरवेट। फिर उसके बाद आता है कि अगर मान लो 25 से लेके 29.9 तक है तो आपको ओबेसिटी स्टार्ट हो गई है। 30 to 34.9 है, ग्रेड 2 ओबेसिटी है। 35 से 39.9 है तो ग्रेड 3 ओबेसिटी है। और अगर 40 या उससे ऊपर है तो वी से कि मॉर्बिड ओबीज है। तो एक्चुअली ओवरवेट और ओबेसिटी वो एक कंटिन्यूम है कि आपके नॉर्मल वेट से थोड़ा ज़्यादा हुआ, आप ओवरवेट में आ गए, फिर आप ओबीज हो गए, फिर और ओबीज हुए, फिर मॉर्बिड ओबीज में चले गए। मॉर्बिड ओबीज वो कंडीशन होती है जब आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने लग जाती है मोटापे की वजह से। बट हर चीज़ की जड़ अगर हम बिल्कुल एक लेमन लैंग्वेज में कहें भी मुझे प्रॉब्लम क्या है, भाई मेरी प्रॉब्लम यह है कि मेरे फैट ज़्यादा है। मेरी फैट या बॉडी कंपोजिशन जो मेरे वेट के हिसाब से, जो मेरी एज और जेंडर के हिसाब से होना चाहिए, वो उससे ज़्यादा है। अब ज़्यादा क्यों है? ले दे के हर चीज़ में व्हाटएवर कैलोरी, जो कैलोरी हम ले रहे हैं, या तो उसको बर्न करें, बर्न नहीं करेंगे तो बॉडी उसको फैट में कन्वर्ट करके बॉडी में डिपॉजिट करेगी। तो अगर मैं कैलोरी ले रहा हूँ, आई शुड बर्न इट। अदरवाइज इफ आई कांट बर्न इट तो मुझे उतनी ही कैलोरी लेनी चाहिए जिसको मैं प्रॉपरली बर्न कर सकूं। मीन्स, और अगर सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज आऊं तो डाइट एंड एक्सरसाइज विच इज द की पॉइंट फॉर ट्रीटमेंट, ओके, दैट वी सजेस्ट टू एवरीबडी। तो डाइट और एक्सरसाइज ये दो चीज़ें हम कहते हैं।
तो क्या ये बात भी कहना ठीक है कि अगर मैं सिर्फ डाइट को कंसिडर करूं या सिर्फ एक्सरसाइज को कंसिडर करूं, ये जब तक दोनों साथ में ना हो तब तक कोई फ़ायदा नहीं? क्योंकि मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो कि लगातार एक्सरसाइज करते हैं मगर उन्हें उनका वेट लॉस नहीं होता है, उनकी मोटापे का इलाज नहीं होता। और कई सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो कि एक्सरसाइज तो करते ही हैं मगर खाते बहुत कम हैं, है ना, वो फिर भी थोड़े बेटर फील करते हैं। तो कुल मिला के मेरा सवाल ये है कि इन दोनों को अगर साथ में समझा जाए कि कितना % डाइट और कितना % आपका एक्सरसाइज ज़रूरी है कि एक आप फिट रहें, आपको ये ओबेसिटी की प्रॉब्लम ना हो। देखिए, डाइट और एक्सरसाइज दे आर बोथ की पॉइंट्स। वो मेन स्टे है ट्रीटमेंट का कि मेरे को अपना ओबीज या तो होना नहीं है, हो गया हूँ तो मुझे ठीक होना है, यानी कि ओबेसिटी का या ओवरवेट का ट्रीटमेंट। अब अगर बात करें डाइट की, सबसे पहले डाइट में देखिए, अब आजकल हम कहेंगे भी लोग वेजिटेरियन भी होते हैं, लोग नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, लोग वेगन्स डाइट भी फॉलो करते हैं। तो लेट मी क्लियर कि भी वेजिटेरियन में हम नॉन वेज फूड बिल्कुल नहीं लेते, जिसमें लोग एग्स को भी नॉन वेज में कंसिडर करते हैं। जो वेगन्स होते हैं दे इवन डोंट टेक एनी काइंड ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स, जस्ट अवॉइड एनी काइंड, यानी वो दूध भी नहीं लेंगे, वो चाय भी नहीं लेंगे, वो एग्स भी नहीं लेंगे, तो डेयरी प्रोडक्ट भी अवॉइड करते हैं। दे आर मोर स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन। एंड जो नॉन वेज है वो तो फिर दे टेक एवरीथिंग। हर चीज़ में मैंने आपको कहा कि ले दे के एनर्जी, हमारी बॉडी में एनर्जी कितने किलो कैलोरी मैं ले रहा हूँ। जो वेजिटेरियन डाइट है, वेजिटेरियन डाइट में क्या रहता है कि उसमें फैट कम होती है, फाइबर ज़्यादा होता है, प्रोटीन्स, देखो हर चीज़ में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर सब कुछ होता है, बट जो कंपोजिशन इज़ डिफरेंट। कि जो नॉन वेज डाइट है उसमें आपका जो कैलोरी ज़्यादा होगा, प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा होगा। जो वेजिटेरियन डाइट है उसमें फाइबर डाइट ज़्यादा होगी। ठीक, तो फाइबर ज़्यादा होगा तो आपका कैलोरी इंटेक कम होगा। हम खाते हैं पेट भरने के लिए, पेट भरता है तो मेरे पेट से सिग्नल माइंड में जाता है कि पेट फुल हो गया, यानी सेटाइटी सेंटर जो मेरा माइंड का होता है वो आपको सिग्नल देता है बस अब रुक जाइए, पेट भर गया है। अब आपको पेट भरना है, हम थोड़ा खा के पेट नहीं भर सकते, वहाँ फिर हमें अपने मन को मारना पड़ेगा कि नहीं बस मैं तो इतना ही खाऊंगा, नहीं तो यार मैं मोटा हो जाऊंगा। बट आप पेट को भरिए, क्योंकि मन को नहीं मारा जा सकता, मगर ऐसी चीज़ से भरिए जिससे आपको कैलोरी कम मिले। दैट इज़ कि भी आप फाइबर ज़्यादा लीजिए डाइट में, ठीक है, आप जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, लिक्विड इंटेक हो गया। ये चीज़ ऐसी है कि आपका पेट तो भरेगी लेकिन आपको कैलोरी कम देगी। ठीक, इन जनरल हम पूरे दिन में जितना भी खाते हैं, चाहे एक आम आदमी नॉर्मल जो डाइट ले रहा है वो अपनी रिक्वायरमेंट से मल्टीपल टाइम ज़्यादा लेते हैं। तो हम अगर कैलोरी इंटेक कम कर रहे हैं तो हम अपना शरीर का नुकसान नहीं कर रहे हैं। स्टिल मुझे ये भी साथ में देखना है कि मेरी एक्सरसाइज कितनी है, मेरी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, मेरी बॉडी की डिमांड्स क्या है। सपोज आया मैं डॉक्टर कि मुझे सुबह से शाम तक चेयर पे बैठना है, तो मुझे पता है कि मेरी बॉडी की डिमांड्स ही नहीं है ज़्यादा। अगर स्टिल मैं एक नॉर्मल कैलोरी ले रहा हूँ तो मेरी ओबेसिटी बढ़ेगी। तो आई शुड कट डाउन द कैलोरीज बाई मीन्स ऑफ कि मुझे अपनी डाइट को चेंज करना है जिसमें कैलोरी कम हो। दैट इज़ मोस्टली इन द वेजिटेरियन डाइट, यू गेट्स द फाइबर, you gets the everything within a balanced diet with low calories. ओके, तो आप अगर ये बता रहे हैं कि ये 3 जो चीज़ें हैं, 3 जो कैटेगरीज हैं, वेजिटेरियन, वीगन और नॉन वेजिटेरियन, जो तो उसमें वेजिटेरियन डाइट लेने वाले लोग जो हैं उनमें बहुधा ओबेसिटी की प्रॉब्लम कम देखी जाती है। नहीं, अगर मैं ओबेसिटी की बात करूँ तो सबसे कम मिलेगी वेगन्स में। ओके, बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन। अगर वेजिटेरियन, सपोज आप और मैं वेजिटेरियन है, आई एम ऑल्सो वेजिटेरियन बट आई टेक डेयरी प्रोडक्ट्स। इफ़ आई से कि मैं डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं लूँगा तो मैं वीगन में चला जाऊँगा। वीगन डेयरी प्रोडक्ट इन जनरल दे आर फैट, दे कंटेन्स फैट, तो मेरा फैट कट डाउन हो गया, तो फैट कट डाउन होगा तो वेगन्स आर दे आर लीस्ट ओबीज। अच्छा, वेगन्स आर लीस्ट ओबीज। सेकेंड आर वेजिटेरियंस, उनमें थोड़ा सा ओबेसिटी आएगी, एंड जो नॉन वेज है उनमें ओबेसिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप नॉन वेज ले रहे हैं तो आप ओबीज ही होंगे। अगेन डिपेंड्स, मैंने आपको कहा कि हाँ हम अपनी कैलोरी कितनी बर्न करते हैं। सपोज यू आर इन पुलिस, यू आर इन आर्मी, यू हैव टू फाइट इन रिंग, और यू आर बाई एनी मीन्स कि आप एक्सरसाइज डेली करते हैं कि भी मुझे करनी है, मेरे प्रोफेशन की ज़रूरत है। आप अगर वो कैलोरी बर्न कर रहे हैं तो वो कैलोरी आपको लेनी भी पड़ेगी।
जो आपको वेजिटेरियन डाइट में नहीं मिलेगी, देन यू हैव टू टेक नॉन वेज डाइट ऑल्सो। तो ये जरूरी नहीं है कि मैं वेगन हूँ तो मैं ठीक ही रहूंगा, मैं नॉन वेज हूँ तो मैं खराब ही होऊंगा। अगेन डिपेंड्स कि मेरी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, मैं एक्सरसाइज कितनी कर रहा हूँ। सो दैट्स वाई मैंने आपको कहा कि डाइट एंड एक्सरसाइज दे बोथ आर कॉर्नर स्टोन। वी कैन नॉट से कि मैं सिर्फ डाइट करके ठीक रहूंगा या मैं सिर्फ एक्सरसाइज करके ठीक रहूंगा। इट इज़ इन ए बैलेंस, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ के लिए एक मानक माना जाता है, और उसने जो है ओबेसिटी को नाम दिया है ग्लोबल एपिडेमिक। पेंडेमिक, ओके, यानी महामारी, एक ऐसी चीज़ जो कि बड़े स्केल पे लोगों को होती है। अब मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि क्योंकि इतना बड़ा स्पेक्ट्रम है लोगों का जो इस चीज़ से सफ़र करते हैं, तो क्या सबके अंदर ओबेसिटी के कारण भी अलग अलग होते हैं? ये तो एक बेसिक चीज़ है कि आपने कैलोरी इनटेक कितना है, आपने बर्न कितना किया, ये एक बेसिक आपका फॉर्मूला है जिस पे काम करता है ओबेसिटी का, ओबीज इंसान होगा या नहीं होगा। लेकिन क्या इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो डिटरमाइन करते हैं अलग अलग लोगों के अंदर कि वो कितने ओबीज होंगे या नहीं? बिल्कुल है। देखिए, डाइट और फिजिकल एक्टिविटी के अलावा अगर हम देखें तो आपके मान लो किसी को डायबिटीज़ है, मान लो किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, मान लो मेरी फिजिकल हेल्थ कुछ ऐसी है, मेरे को लंग्स की प्रॉब्लम है कि मैं नहीं चल पाता हूँ ज़्यादा, ठीक है। तीसरा, कुछ ऐसी डिसऑर्डर्स होते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम है जो कंट्रोल नहीं है, उससे ओबेसिटी बढ़ती है। कुछ मतलब सिंड्रोम्स होते हैं कि भाई फैमिलीज़ में जो रन करते हैं, भाई जेनेटिक सिंड्रोम आपको मिला है कि आपकी बॉडी में ये प्रॉब्लम रहेगी, इन चीज़ों के भी एक पार्ट होता है, बट दे आर मिनिमाइज्ड, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, दे आर ऑल्सो देयर, लेकिन स्टिल जो मेजर पार्ट है वो हमारा डाइट एंड एक्टिविटी पे ही चला जाता है। दे आर वेरी स्मॉल पार्ट, एंड इवन दो इफ समबडी इज हैविंग फिजिकल प्रॉब्लम, दे कैन मॉडिफाई their डाइट एंड फिजिकल एक्टिविटी इन ए मैनर वी कैन काउंटर दैट। ओके। मैं एज ए डॉक्टर, मैं जो मेरे पेशेंट्स आते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस पेशेंट के साथ है, मैं कहूँगा कि स्टिल हम सब बिना फिजिकल एक्टिविटी करे ठीक रहना चाहते हैं, पतला होना चाहते हैं। प्रैक्टिकल बात यही है। तो मेन चीज़ हमारी जो है ना, फिर वहीं आ जाती है जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि डाइट एंड फिजिकल एक्टिविटी दे आर मोर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, प्रॉब्लम्स होती है, फिजिकल प्रॉब्लम है, काफ़ी होती हैं, जिनमें मोटापा भी आता है, वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं, बट वी कैन एक लिमिट तक उनको भी हम काउंटरैक्ट कर सकते हैं मेहनत करके। एक देखिए, एक एक्ट्रेस हैं विद्या बालन, उनका हाल ही में एक इंटरव्यू में देख रहा था, उन्होंने कहा कि वो कई साल जो हैं मोटापे से पीड़ित रहीं और अलग अलग डाइट प्लान्स पे गईं, कुछ वक्त के लिए पहले पतली होती थी, फिर वही दिक्कत सामने आती थी। उन्हें रिसेंटली पता चला कि उनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम थी, और उसके बाद जब उन्होंने डाइट जो है थोड़ी ऑल्टर करी, फिर वो अब ठीक है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इन्फ्लेमेशन जो है वो क्या चीज़ है और किस तरह से वो ओबेसिटी में कंट्रीब्यूट करती है? देखो, इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में कहीं भी, सपोज कहीं चोट लगी, कहीं इन्फेक्शन हुआ, या कुछ भी कोई इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस हुई, तो वहाँ पे जो बॉडी रिएक्ट करती है उसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। जब बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन होता है तो बॉडी में इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रिलीज होते हैं। दोज मार्कर्स, वो कुछ मार्कर ऐसे होते हैं जो फैट को प्रमोट करते हैं, फाइब्रोसिस को प्रमोट करते हैं, कुछ मार्कर एपेटाइट को बढ़ा सकते हैं, कुछ घटा सकते हैं। तो इन्फ्लेमेशन का रोल है, लेकिन वो बहुत माइनर रोल है। मतलब उन्होंने, आई डोंट नो, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट इंटरव्यू, बट वो देयर मस्ट बी सम पर्टिकुलर कंडीशन कि उनको इन्फ्लेमेशन क्यों है। अगर वो इन्फ्लेमेशन का रीज़न है तो वो उस रीज़न को ख़त्म करेंगे, बट इन्फ्लेमेशन अलोन कभी भी ओबेसिटी नहीं करता। ओके। इन्फ्लेमेशन कैन कंट्रीब्यूट, वेरी माइनर रोल होता है इसका, बस कैन कंट्रीब्यूट, बट ये ओबेसिटी इन जनरल नहीं करता है। जैसा कि आपने बताया कि कई आजकल पेरेंट्स थोड़े जागरूक हैं, तो वो लेके आते हैं बच्चों को कि हमारा बच्चा ओबीज हो रहा है, तो आप उनको जनरली क्या सलाह देते हैं? जैसे क्योंकि बच्चे को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल भी होता है कि आप उसको नहीं कह सकते उसका दिल नहीं है, क्योंकि हम तो चलिए फिर भी हमें हेल्थ कंसर्न समझ में आता है, बच्चे को हेल्थ कंसर्न समझ में नहीं आता। तो आप जनरली ऐसी क्या चीज़ें सजेस्ट करते हैं बच्चों के लिए कि जिससे उनको ये प्रॉब्लम ना हो? देखो, मेन अगेन वही जो मैंने आपको हमेशा 2 कॉर्नरस्टोन बताए कि डाइट एंड फिजिकल एक्टिविटी। बच्चों में भी अगर ओबेसिटी आ रही है तो हम सोचें क्यों आ रही है। नंबर 1 कि भी उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम होती जा रही है, उनके जो आउटडोर गेम्स हैं वो कम हो रहे हैं,
तो आउटडोर गेम्स हम उनको बढ़ाने की सलाह देते हैं कि भाई आप उसको किसी न किसी गेम में डालिए, चाहे वो क्रिकेट खेले, फुटबॉल खेले, बास्केटबॉल खेले, कुछ तो करे कि भाई उसका कम से कम फिजिकल एक्टिविटी बढ़े, कैलोरी बर्न हो बाय एनी मीन्स। सेकंड आ गई डाइट। डाइट में क्या है, देखिए हम माने या ना माने, आज के टाइम में हमारा जो फास्ट फूड खाने का चलन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक, फास्ट फूड इज़ फैट रिच विच इज़ अगेन सैचुरेटेड फैट रिच, जो कि ओबेसिटी बढ़ा रहा है और बीमारियों को बढ़ा रहा है। तो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस होती है कि भाई आप इनका जो फास्ट फूड है वो बिल्कुल कम कर दीजिए। हम उनकी डाइट में जो हेल्दी डाइट है, जो हमारी, मैं आपको ये कहूँगा कि हमारे घरों में किसी भी आप कम्युनिटी में लीजिए, जो रिलीजियस डाइट है, ट्रेडिशनल डाइट, दैट इज़ ऑलवेज वेरी हेल्दी। सबसे हेल्दी डाइट वही होती है। यानी घी खाना बुरा नहीं है? घी खाना बुरा नहीं है, लेकिन साथ में फिजिकल एक्टिविटी भी करनी चाहिए। आई टोल्ड यू कि भी मुझे ये देखना है कि मैं सारा दिन चेयर पे बैठा हूँ और मैं उसके बाद सोचूं भी हमारे घर में तो यार घी चलता है, मुझे तो दाल में घी डाल के खाना है, तो नेचुरली फिर मेरी ओबेसिटी बढ़ेगी। मुझे लेना भी उतना है जितना मैं बर्न कर सकूं। तो अगेन बच्चों के लिए मेन चीज़ वो दो ही है। आपने बिल्कुल सही कहा, बच्चों के लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है, वो नहीं बन सकते। हमें उनको उनका लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है और डाइट मॉडिफाई करना है। वहीं देखिए, WHO की अगर बात माने तो 1990 के बाद से जो एडल्ट्स के अंदर मोटापा है वो 2 गुना हुआ है, और जो टीनेजर्स हैं उनके अंदर का मोटापा 4 गुना हुआ है। यानी एक हाइक है ऑब्वियसली जो नज़र आता है। तो भारतीय यूथ में ओबेसिटी के मेनली क्या कारण देखते हैं आप, क्या आपको समझ में आते हैं, और इन्हें कैसे ट्रीट किया जाए? क्या वो ऐसी चीज़ें, कुछ नुस्खे देसी आप बता पाएंगे जिससे बच्चे जो हैं, जो टीनेजर्स हैं, वो उनको ये प्रॉब्लम ना हो आगे चलकर? देखो, जो मैंने आपको अभी बताया ना कि टीनेज में भी ओबेसिटी बढ़ने के रीज़न यही हैं। अब अगर मैंने आपको कहा कि मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मैं जब छोटा था तो मुझे याद आता है कि बाहर का खाना एक बार घर वालों ने खिला दिया तो 6 महीने तक याद दिलाते थे, वो खाया तो था 6 महीने तक वो ऐसा लगता था अभी तो खिलाया था तुम्हारे को, अब खाओ घर की रोटी सब्जी। हमारे ट्रेडिशनल डाइट खराब नहीं है, खराब है ये सारा फास्ट फूड। अब हमने क्या किया, खाए पिए खेलने कूदने चले गए, खाए पिए खेलने कूदने चले गए, या पढ़ाई करी। ठीक, अब क्या हो रहा है कि अब हमारे बच्चे ऑलमोस्ट डेली फास्ट फूड खा रहे हैं। अगर आप यंग अडल्ट्स की भी बात करो, उनके साथ भी यही है कि हमारा जो फास्ट फूड का चलन इतना बढ़ चुका है कि शायद बहुत सारे टीनेज ऐसे हैं कि वो एक टाइम का खाना ही वो होता है कि भी ऑफिस में फास्ट फूड खा लिया, काम चल गया, रात को घर पे खाएंगे। एंड सिंस यू आर इंडल्ज इन योर ऑफिस वर्क कि आप इतना ज़्यादा डूब गए कि आपको भी चाहे वो वॉकिंग हो, साइकिलिंग हो, एक्सरसाइज का वक्त नहीं है, तो आप कैलोरी तो ले रहे हैं, वो भी बैड कैलोरी ले रहे हैं, बर्न उसको कर नहीं रहे हैं। दैट इज़ अ की स्टोन कि हम सब में, आप अडल्ट्स की बात छोड़ दीजिए, हर एज में रीज़न यही है कि ज़्यादा लेना कम निकालना, बस। ओके। एक आध थोड़ा टेक्निकल अगर बात मैं पूछूं आपसे, तो बॉडी के अंदर ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं या कौन से हार्मोन्स हैं, मेल और फीमेल में अलग अलग, जो कि बढ़ाते हैं ओबेसिटी को? कुछ ऐसी चीज़ें होती होंगी जो ट्रिगर करती हैं ओबेसिटी को, तो ऐसे कौन सी चीज़ें, मतलब कैसे बचा जाए उनसे कि वो ट्रिगर ना हो, मेल और फीमेल्स में अलग अलग? नहीं, हार्मोन से हम नहीं बच सकते। जो हमारी बॉडी में नेचुरल चीज़ें हैं वो तो जो है रहेंगी, कि इन जनरल मेल हार्मोन्स जो होते हैं या फीमेल हार्मोन्स होते हैं, मैंने आपको बताया ना, वो आपकी फैट डिस्ट्रीब्यूशन को डिसाइड करते हैं, वो आप लेवल ऑफ एक्टिविटी को डिसाइड करते हैं, आपके मेंटल स्टेटस को वो डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। बट उनके ऊपर हमारा ब्रेन जो है ना उसका कंट्रोल होता है। तो ऐसा वो नहीं है कि वो ऐसे उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते बाहर से कि भाई मैं कुछ ऐसा करूं कि इनका कम हो जाए। अब किसी में कुछ ऐसे होते हैं कि जिनमें हमारे भूख बढ़ाने वाले हार्मोन्स होते हैं, जैसे लेप्टिन हार्मोन्स होते हैं, गायरेलिन हार्मोन्स होते हैं, इनमें कई बार डिस्टर्बेंस हो जाता है। बट अगेन वो हमारे ब्रेन से चलते हैं, ब्रेन स्टेटस आपको लाइफस्टाइल मॉडिफाई से बहुत चेंज आ जाता है उसमें। बट अगर इन जनरल हम हार्मोन्स को छेड़ नहीं सकते, अगर हम बॉडी के नेचुरल सिस्टम को छेड़ेंगे तो कहीं और से हमें साइड इफेक्ट झेलने पड़ेंगे। ओके। एक सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं, इसमें सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है एक बड़ा फैक्टर, अगर आप कहीं भी सर्च करते हैं तो ओबेसिटी का एक बड़ा फैक्टर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल अगर कहें तो शराब और सिगरेट का सेवन, जो इस तरह से, उसके इतर भी चीज़ें, लेकिन मेनली मैं इन दोनों फोकस करूँगा। शराब और सिगरेट का, अगर कुछ लोग हैं जो नियमित इसके आदी हैं, जो करते हैं ये और उनके लाइफस्टाइल का हिस्सा है, तो ये कितना ओबेसिटी को कंट्रीब्यूट करता है? देखो, शराब
पहली बात आपने कहा जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल मींस कि आई एम सिटिंग ऑल द टाइम, दैट इज सीडेंटरी लाइफस्टाइल, कि भी मेरी फिजिकल एक्टिविटी में मैं बैठा रहता हूँ, उसको कहते हैं सीडेंटरी लाइफस्टाइल, कि मैं एक्टिव नहीं हूँ। अब जहाँ तक बात है शराब की और सिगरेट की, देखिए सिगरेट स्मोकिंग का इन जनरल डायरेक्ट रिलेशन नहीं है ओबेसिटी से, बट अगर मैं ये कहूँ कि हम जो आदमी डेली शराब और सिगरेट पी रहा है तो वो क्या करता होगा, हम इनडायरेक्ट जाएं कि वो क्या प्रोफेशन में होगा, क्या कर रहा होगा। शराब सिगरेट पिएगा तो उसके बाद क्या करेगा, सो जाएगा अपना, ठीक है। और शराब सिगरेट के साथ क्या खाएगा, वो है तो वो ज़्यादातर जो है वो फैट रिच फूड, फास्ट फूड टाइप की चीज़ें खाई जाती हैं, और उसके बाद आदमी सो जाता है। सुबह अगर लेट उठ रहा है, कोई कहीं घूमने वगैरह नहीं जा रहा है, तो दैट विल लीड टू ओबेसिटी। यस, अल्कोहल कैन अफेक्ट आवर फैट मेटाबॉलिज्म। ओके, मैंने आपको कहा ना स्मोकिंग का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है ओबेसिटी से, बट वो जो स्मोकिंग और जो ओबेसिटी की जो प्रॉब्लम्स है वो एक कॉमन पॉइंट पे जाके मिलती है। बट जो शराब है ये हमारे फैट को अफेक्ट करती है, फैट मेटाबॉलिज्म को, हमारे लीवर को अफेक्ट करती है। हमारी बॉडी में जो हम फैट जिसको मानते हैं कि मैं मोटा हूँ, वो ट्राइग्लिसराइड फैट सेल्स में डिपॉजिट होता है, और जो अल्कोहल इंटेक से ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। तो जितना अल्कोहल जो लोग ज़्यादा लेते हैं उनमें ट्राइग्लिसराइड की अमाउंट ज़्यादा बनती है, फैटी लीवर ज़्यादा होता है, ओबेसिटी ज़्यादा होती है। और नींद कितनी ज़रूरी है? नींद और क्या ओबेसिटी में कुछ कंट्रीब्यूट करती है अगर किसी की नींद पूरी नहीं हो रही है प्रॉपर? देखो बहुत डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इनडायरेक्ट ज़रूर है, कि आप नींद अगर आपकी पूरी करते हैं तो हमारा जो बॉडी का एक होम्योस्टेसिस है, यानी कि बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो प्रॉपर वे से चलता है, कि मेरे हार्मोन है अगर इतने निकलने हैं तो इतने निकलेंगे, कम निकलने हैं कम, ज़्यादा निकलने हैं ज़्यादा। लेकिन अगर मैं नींद कम ले रहा हूँ, नींद कम क्यों लेंगे, कि आइदर आई एम स्ट्रेस्ड आउट, या मेरे मतलब आइदर मेंटली मैं स्ट्रेस्ड आउट हूँ, या मेरे पास वर्कलोड ज़्यादा है कि मैं नींद नहीं ले पा रहा हूँ। तो नींद नहीं लेंगे तो वो जो स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते हैं, वो स्ट्रेस हार्मोन्स अगेन हमारे मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करते हैं, हमारी एपेटाइट को डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से हमारा मोटापा बढ़ता है। और अगर मान लो मैं वर्कलोड मेरे पास ज़्यादा है तो नेचुरली मैं एक्टिविटी करने को तो टाइम ही नहीं है मेरे पास में, तो अगेन आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, मेरी सिटिंग ज़्यादा हो रही है तो मोटापा बढ़ रहा है। तो जो आप जो पूछना चाहते हैं बेसिकली स्मोकिंग का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, अल्कोहल का है, और जो स्ट्रेस है उसमें जो हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते हैं, दे डिस्टर्ब ऑल द मेटाबॉलिज्म एंड लीड टू ओबेसिटी। ओके, देखिए ये तो जो जिमिंग रही या एक्सरसाइज की बात रही या कम खाना रहा, ठीक से खाना रहा, ये तो प्रिकॉशनरी चीज़ें हुई ओबेसिटी से बचने के लिए। अब बात उनकी भी की जाए कि जैसे मान लीजिए कोई इंसान है ओबीज अब, है ना, और एक्सरसाइज और इससे इतर की बात की जाए तो क्या प्रोफेशनल हेल्प लेना ज़रूरी है ऐसे लोगों को? देखो प्रोफेशनल हेल्प डेफिनेटली ली जा सकती है, कि अगर कोई आदमी इतना ओबीज है कि वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है तो ही मे नीड कि असिस्टेंस ऑफ आइदर फिजियोथेरेपिस्ट, कि भी वो उनको धीरे धीरे फिजिकल एक्टिविटी करवाए, जो मसल्स बिल्कुल वीक हो चुकी हैं धीरे धीरे उनमें स्ट्रेंथ आए तो वो खुद करना शुरू करें। यहाँ फिजियोथेरेपिस्ट आपकी हेल्प कर सकते हैं। फिर अगर आपको लगता है कि बहुत लोगों को लगता है कि भी मैं जिम जाऊँगा, मैं जिम में करूँगा, कोई बात नहीं, यू कैन डू दैट, ठीक है, डू एरोबिक एक्सरसाइज बट अंडर द गाइडेंस ऑफ ए प्रॉपर ट्रेंड जो ट्रेनर है उसके अंडर, दैट ही और शी शुड बी वेल ट्रेंड ऑल्सो। तो ताकि वो आपको एक प्रॉपर गाइड करें कि आपको इतनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, इस टाइप से करनी चाहिए, ये करना चाहिए, इन ए प्रॉपर गाइडेंस यू कैन डू दैट। थर्ड थिंग फिर आता है कि जो प्रोफेशनल ऑफ डॉक्टर्स के लिए हम उनको मेडिकेशन दे सकते हैं, हम उनको सर्जरी एडवाइस कर सकते हैं, बट दे आर द लास्ट रिसोर्ट। कुछ मेडिकेशंस भी आती हैं जो ओबेसिटी को कम करती है, जो डायबिटीज़ में भी यूज़ होती हैं, बट अभी जो मेडिसिन, जैसे मैं मेडिसिन की बात करूं जो अप्रूव्ड मेडिसिन है, जैसे डायबिटीज़ मेडिसिन होती है, GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट मेडिसिन आती है, लीराग्लूटाइड है, सीमाग्लूटाइड है, ये मेडिसिन जो हैं ये मोटापा भी कम करती है, शुगर भी कम करती है, मोटापा भी कम करती है। कुछ और अभी आए हैं SGLT2 इनिबिटर्स आए हैं, वो भी मोटापा कम करने के लिए अप्रूव हो रहे हैं। एक एक करके उनका जो डायबिटीज़ के साथ में वो भी अप्रूवल आ रहा है कि अब ये मोटापा भी कम कर रहे हैं। कुछ और मेडिसिन भी है, बट इन जनरल जो मोटापा कम करने की मेडिसिन आती है एक्सेप्ट दिस डायबिटिक मेडिसिन, हर मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट बहुत अच्छे हैं। इस पे मुझे बात करनी भी थी, क्योंकि जब यूएस की बात करते हैं तो यूएस में क्योंकि पैकेज्ड फूड पहले
जो वहाँ पे अवेलेबल था 90s के बाद यहाँ पर उस तरह से फैला, तो वहाँ पर प्रॉब्लम थी और वहाँ पे ओबेसिटी ड्रग्स का इस्तेमाल काफ़ी किया जाता है, जिससे कि वो फैट बर्निंग भी होती हैं कई बार। फैट बर्नर्स तो खैर यहाँ भी इस्तेमाल अब होने लगे हैं अलग अलग फॉर्म्स में, लेकिन ओबेसिटी पिल्स जो हैं वहाँ पर बहुत मशहूर होती हैं। ये भी कहा जाता है अक्सर कि जो वहाँ के जो शो बिजनेस वाले लोग हैं वो अक्सर उनको कंज्यूम करते हैं जिससे कि वो फिट रहे। तो मैं उनके साइड इफेक्ट जानना चाहूँगा, क्योंकि कोई तो कारण है ना कि वो इंडिया में अभी तक अप्रूव नहीं हुई है। तो क्या उनके साइड इफेक्ट्स कारण है, और अगर हैं तो क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं उनके? देखो, हर मेडिसिन के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ओबेसिटी पिल इज़ नॉट ए सिंगल पिल, दे आर मल्टीपल मेडिसिन्स। बहुत सारी मेडिसिन्स आई, जैसे सबसे पहले फेंट्रामीन, फैनफ्लूरामीन, डेक्सफेनफ्लूरामीन, ये मेडिसिन्स आई, बैन हो गई। साइड इफ़ेक्ट खूब सामने आए, वो बैन हो गई। ठीक, कुछ और मेडिसिन्स आई जिनमें एक दो मेडिसिन थी जिनमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन, लंग्स में ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा या हार्ट के वाल्व अफेक्ट होने लगे, वो मेडिसिन बैन हो गई। जो हाल फिलहाल हम यूज़ कर सकते हैं कि भी जैसे ऑर्लिस्टेट मेडिसिन आती है, ठीक है, एक मैंने डायबिटिक मेडिसिन बताई, सीमाग्लूटाइड है, लीराग्लूटाइड है या डापाग्लिफ्लोजिन है, ये हम ओबेसिटी के लिए भी अब अप्रूव हो रही है। इनके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन जो ट्रेडिशनल वहाँ यूज़ होती थी, जैसे मैंने आपको बताया ऑर्लिस्टेट मेडिसिन है। ऑर्लिस्टेट क्या करती है, आपका जो लिपिड मेटाबॉलिज्म को रोक देती है। हमारे पेंक्रियास से एंजाइम निकलता है लाइपेज, जो फैट को मतलब डाइजेस्ट करता है, वो उस लाइपेज को इनहिबिट कर देती है। तो हम जो फैट लेते हैं वो ऐसी कैसी स्टूल में पास हो जाती है, ठीक है ना। तो उससे काफ़ी वेट लॉस होता है, क्योंकि अगर आपके अंदर फैट ही नहीं जाएगी, बॉडी में जाएगी नहीं, तो वो बाहर निकलेगी तो आपका वेट लूज होने लगेगा। ठीक है, दूसरी और मेडिसिन मैंने बताई, मोस्टली जो पुरानी मेडिसिन है वो सब बैन हो चुकी है, जिसमें अच्छा मेजर इनके साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं, एक सिमोनावेंट है, वो मेडिसिन है, लेकिन इनमें सब में ना एक साइकोलॉजिकल डिप्रेशन एक मेजर साइड इफ़ेक्ट है इन सब मेडिसिन का, क्योंकि ओबेसिटी के साथ में एक साइकोलॉजिकल पार्ट बहुत जुड़ा हुआ है। अब अगर मान लो जैसे मैं ऑर्लिस्टेट की बात करूं, मैंने भी अपने पेशेंट्स को दी हुई है। अब वो स्टूल है ना, बिल्कुल ग्रीजी ऑयली स्टूल आता है, विच इज़ वेरी डिस्टर्बिंग फॉर पेशेंट। इवन ऑयल, मतलब समटाइम वो कपड़ों में बिना कंट्रोल के पास हो जाता है, ऑयल है ना, पास हो जाता है। तो अगर मान लो आप ऑफिस में बैठे और ऐसा हो जाए तो मतलब कितना एम्बेरेसिंग हो जाता है। तो वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत डालता है, सेटबैक हो जाता है कि भी। तो हर मेडिसिन के अपने पर्टिकुलर साइड इफेक्ट है। एंटी ओबेसिटी मेडिसिन कोई भी ऐसी नहीं है जो बिल्कुल सेफ हो। ओके। और जो ये डायबिटिक मेडिसिन है जो अप्रूव हो रही है, दे आर बीइंग अप्रूव्ड लाइक एंटी ओबेसिटी मेडिसिन, बट दे आर नॉट दैट मच इफेक्टिव जो वो ट्रेडिशनली यूज होती थी। ट्रेडिशनली जो भी यूज होती है, दे आर, कोई भी मेडिसिन सेफ नहीं है। क्या मोटापे से कैंसर भी होता है? देखो, मोटापे से जो हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब होता है, उसकी वजह से हमारा बॉडी का सिस्टम, कैंसर का मतलब नॉर्मल सिस्टम डिस्टर्ब हुआ, कहीं कोई सेल स्टिमुलेट होगी जो अनकंट्रोल चल रही है। तो ऐसा मानते हैं कि ओबेसिटी में, ओबीज पेशेंट में कुछ कैंसर ज़्यादा होते हैं, चाहे वो ओवेरियन कैंसर हो, चाहे वो थायराइड कैंसर हो, चाहे वो पेंक्रियाटिक कैंसर हो। मल्टीपल साइट्स है जो ऐसा स्टडीज़ में पाया गया है कि ओबीज पेशेंट्स में ज़्यादा होते हैं। ओके। और एक आपने बात कही थी सर्जरी की, तो क्या इस तरह की सर्जरीज भी होती हैं? हाँ जी, बैरेट्रिक सर्जरी इसको कहते हैं। बैरेट्रिक सर्जरी मतलब एक ब्रॉड नेम है मोटापा कम करने की सर्जरी, उसको कहते हैं बैरिएट्रिक सर्जरी। अब उसमें बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, जिसमें मतलब मैं टेक्निकल नाम का तो फ़ायदा नहीं है, मतलब जो बेसिकली पेट होता है, हमारा जो स्टमक होता है, उसको फोल्ड कर दिया जाता है कि हमारा पेट इतना है, इतना आ सकता है। अब उसको हमने फोल्ड करके इतना कर दिया, तो आपका फूड ही अंदर नहीं जाएगा, तो आपका इंटेक कम हो जाएगा, ग्रेजुअली वेट लॉस होने लगेगा, ठीक है ना। बहुत सारी सर्जरीज ट्राई की गई है पहले कि भी जो इंटेस्टाइनल लूप को डिस्टर्ब चेंज कर दिया, या गैस्ट्रिक बाईपास कर दिया, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी, फोल्ड कर दिया। तो कई सारे प्रोसीजर्स होते हैं जहां हम बैरेट्रिक सर्जरी भी एडवाइस करते हैं, जहां हमारे पास मॉर्बिड ओबीज, जो मैंने आपको बताया, ग्रेड 3 और मॉर्बिड ओबीज पेशेंट आते हैं। जब ओबेसिटी आपके बॉडी को बीमारियां देने लगे, देन वी सजेस्ट कि यू शुड गो फॉर बैरेट्रिक सर्जरी। आखिरी कुछ सवाल है। एक सवाल जो आप रील्स देखते होंगे इंस्टाग्राम पे, एक रील जो अक्सर घूमते फिरते मेरे पास आती है हर जगह से, कि सुबह सुबह उठ के गर्म पानी में ज़ीरा मिला के पी लीजिए आप, सुबह सुबह उठ के गर्म पानी में आप हल्दी मिला लीजिए, कुछ लोग कॉफ़ी कहते हैं, कुछ लोग नींबू कहते हैं। तो क्या है इसमें, कितना सच है ओबेसिटी को लेकर? देखो, एग्जैक्टली साइंटिफिक बेस तो मैं नहीं बता पाऊंगा इसका। हमारे भी पेशेंट आते हैं, कई पूछते हैं, मेरा उनको एक ही बात होती है कि भाई ना जीरा भी हेल्दी है,
हल्दी भी है हेल्दी और नींबू भी हेल्दी है। गर्म पानी नहीं, गुनगुना पानी। गर्म पानी तो बहुत लोग जो गर्म पानी पीते हैं उनको प्रॉब्लम होती है, बाद में अंदर की लाइनिंग जल जाती है। गुनगुने पानी में अगर ये डाल के पीते हैं तो कोई नुकसान भी नहीं है। मैं ना इसलिए नहीं करता कि अभी मैं उसका साइंटिफिक बेस नहीं जानता, टू बी वेरी फ्रैंक। तो लेने में कोई नुकसान नहीं है, बट ऐसा कोई साइंटिफिकली प्रूव नहीं है कि भाई ये करेंगे तो आपका वेट लॉस हो ही जाएगा। मैं हमेशा सबको एक ही बात कहता हूँ कि भाई तुम मेहनत से बचना चाहते हो, ये चीज़ें जब तक आप मेहनत नहीं करोगे काम नहीं आएंगी। एक बड़ा तबका है जो दूसरे शहरों से आकर रहता है, तो उनके पास एक जो चीज़ नहीं होती है, कई बार वो खाना बनाना नहीं जानते खुद का, कई बार फैमिली के साथ नहीं रह रहे होते, तो उनके लिए डाइट को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है एक तो। दूसरा क्योंकि ऑफिस का प्रेशर होता है, पूरे दिन डेस्क पे बैठ के काम करना है, तो वो एक्सरसाइज भी उतनी अफोर्ड नहीं कर पाते कई बार। तो उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे कि लॉन्ग टर्म में उन्हें दिक्कत ना हो, कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें जो वो याद रखें? देखो, अगर वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते तो नेचुरली दे आर डिपेंडेंट ऑन कि भी चाहे वो होटल में जाके खाएं या पास में कहीं भी हो या टिफ़िन लगवाएं, कुछ ऐसा करेंगे। तो जैसे हमारे पास भी ऐसे आते हैं, जैसे हमारे इवन हमारे स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो वो इसका तरीका यही है कि मैं चलो मुझे बाहर से खाना खाना है, पर मुझे क्या खाना है, क्या ऑर्डर करना है, वो तो मेरे हाथ में है। भाई सिंपल सब्जियां, सिंपल दाल, सिंपल रोटी एंड सलाद या फ्रूट्स, वो तो हम खा ही सकते हैं। अगेन कंसीडर्ड एज गुड डाइट। ठीक, अगर मान लो मैं ऑफिस जा रहा हूँ या मुझे मान लो बस पकड़नी है या ट्रेन पकड़नी है या मुझे अपनी गाड़ी पार्क करके जाना है, तो मैं पैदल जा सकता हूँ वहाँ तक कि मुझे बस पकड़नी है, मैं वहाँ तक पैदल चला जाऊँ, आते हुए पैदल आ जाऊँ। अगर मुझे ऑफिस में गाड़ी पार्क करके मेरा 4थे फ्लोर पे मेरा है ऑफिस, तो मैं बजाय लिफ्ट के सीढ़ियाँ यूज़ कर सकता हूँ। देखो, मॉडिफिकेशन की जो पॉसिबिलिटीज़ है ना हर जगह पे है। यू जस्ट नीड टू थिंक अबाउट इट। मेरे मन में होना चाहिए कि मुझे करना है, तरीके निकल जाते हैं। बिल्कुल। और एक जो आजकल तबका चलता है, सबके हाथों में घड़ियाँ होती, मैंने भी पहनी हुई है, तो एक स्टेप्स काउंटर चलता है। तो रोज़ मैंने तो कई लोगों से सुना है कि 10,000 स्टेप्स चलेंगे तो आप फिट रहेंगे, या फिर 5,000 चलेंगे, 6,000 चलेंगे। तो आपका कुछ इसको लेकर ऑब्जर्वेशन है कि इतने स्टेप्स आपको रोज़ चलने चाहिए लोगों को, तो आप काइंड ऑफ चांसेस है कि आप फिट रहें? देखो, हम इन जनरल जो एडवाइस देते हैं कि भाई 5 किलोमीटर इन 50 मिनट्स 5 days a week दैट यू मस्ट डू। ओके। 5 किलोमीटर 50 मिनट में कम से कम 5 दिन एक हफ्ते में आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर हम इतना करते हैं तो एक मतलब हम मानेंगे कि भी जितनी ज़रूरत है एक आम आदमी को उतनी एक्टिविटी हम कर लेते हैं। फिर अगर किसी की ज़्यादा सीडेंट्री लाइफ है तो फिर अब हम कहते हैं कि भी आप एटलीस्ट 60 मिनट्स की एक मॉडरेट एक्सरसाइज ज़रूर करिए। एंड एट द एंड मैं सबको एक बात कहता हूँ कि मुझे फिट रहना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे घड़ी नहीं बताएगी कि मुझे कितना चलना है। ठीक, इट डिपेंड्स मेरे पास टाइम कितना है। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मैं सुबह, मेरा बहुत सालों से है कि भी मैं सुबह जो है 40 मिनट के करीब, मैं चाहे मैं रनिंग करता हूँ, चाहे मैं फास्ट वॉकिंग करता हूँ, चाहे मैं साइकिलिंग करता हूँ, मिक्सिंग में मैं ज़रूर करता हूँ। उससे ज़्यादा मैं टाइम निकाल ही नहीं पाता। अब मुझे घड़ी तो नहीं बताएगी कि भी आपको इतने स्टेप चलने हैं, मेरे पास है ही 40 मिनट, तो मैं जितना दौड़ सकता हूँ दौड़ लेता हूँ, जितना फास्ट चल लेता हूँ, थोड़ी बहुत साइकिल चला लेता हूँ। हमें अपनी नीड बेस पे चलना है। अगर आपके पास 1 घंटे का टाइम है तो आप 1 घंटा एक्सरसाइज कीजिए, वो तो अच्छा ही है। भाई आपने कहा भी 5,000 स्टेप, मैं कहता हूँ आपके पास 10,000 स्टेप का टाइम है तो आप चलिए ना। चलना तो हमें हर तरीके से अच्छा है, चलना है, रनिंग है, एक्सरसाइज है, कोई भी है, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू डू एक्सरसाइज माइल्ड टू मॉडरेट। मैं मॉडरेट से ऊपर नहीं कहूँगा आम आदमी को, क्योंकि हम आम आदमी को आम जिंदगी जीनी है। हमें कोई प्रोफेशनल, जो अगर किसी को प्रोफेशनल है कि भी मुझे एक्सरसाइज या हैवी वेट लिफ्टिंग ज़रूरी है, तो उसके लिए तो वो प्रोफेशन का पार्ट हो गया। बट एक आम आदमी को फिट रहने के लिए इतना बहुत है, उसके ऊपर जितना टाइम हो वो अच्छा है। तो काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिले, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप आए। और कुछ कई सारे सवाल हैं जो लोगों के भी होंगे, और
होते ही हैं जनरली। एक आधे घंटे के पॉडकास्ट में आप पूरा तो कवर नहीं कर सकते, तो आप लोगों से मैं कहूँगा कि आप यूट्यूब के कमेंट्स में लिख के बताइए क्या सवाल थे, जिससे कि अगली बार जब भी ओबेसिटी पे कोई एपिसोड हो तो आपके सवालों को एड्रेस किया जा सके। और बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत इन्फॉर्मेटिव था, बहुत कॉन्वर्जेशनल बात हुई, बहुत मज़ा भी आया। आई होप लोगों के काम आएगा, वो भेजेंगे उन लोगों को जिनको ज़रूरत होगी। आई होप। थैंक यू सर। थैंक यू। बाकी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आज तक रेडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर होगी मुलाकात नए एपिसोड में अगले मंगलवार।